एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी की। आईपीसी में प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी के काफी सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 34, 149 और एंड सो ऑन। बट आज का वीडियो हम केवल कन्फाइन करेंगे सेक्शन 34 के बारे में। मेरे लेफ्ट साइड पे आपने देखा है कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं सेक्शन 34 के बारे में, जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसमें आता है सेक्शन 34, बेयर एक्ट में क्या लिखा है सेक्शन 34 के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 34 के असेंशियल्स क्या हैं। फिर उसमें ओवर्ट एक्ट चाहिए, कोवर्ट एक्ट चाहिए, कॉमन इंटेंशन क्या होती है, और ये क्या रूल ऑफ एविडेंस है या सब्सटैंटिव ऑफेंस है। तो लेट्स स्टार्ट इट। आई होप आपके पास अपना बेयर एक्ट होगा, तो हम पहले बेयर एक्ट से सेक्शन 34 को रीड करेंगे। सेक्शन 34 क्या कहता है? व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट is done by several persons, यानी कि हमें हमारा पहला असेंशियल मिल गया। when a criminal act, यानी कि अगर हमें सेक्शन 34 का असेंशियल चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक क्रिमिनल एक्ट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, एक क्रिमिनल एक्ट is done by several persons, और ये क्रिमिनल एक्ट किसने किया होगा? several persons ने किया होगा। दूसरा हमारे पास क्या एसेंशियल हो जाएगा इसका? several persons। नेक्स्ट क्या है? in furtherance of common intention of all, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो हमें समझनी होगी। in furtherance of common intention of all, in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। ये तो था हमारा आईपीसी का डेफिनेशन जो हमारे बेयर एक्ट में दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे इसको वन बाय वन। क्रिमिनल एक्ट, क्रिमिनल एक्ट का मतलब ये वो एक्ट है जो मेन इन्होंने सोचा होगा करने के लिए। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी सी तीन लोग हैं, इन्होंने डिसाइड किया था कि ये डी के घर जाएंगे और वहां जाके रॉबरी कमिट करेंगे। क्या करेंगे? रॉबरी कमिट करेंगे। तो जो ये क्रिमिनल एक्ट है वो रॉबरी भी हो सकता है, और जब ये उसके घर जा रहे होंगे रॉबरी कमिट करने के लिए, उस बीच में भी ये वो जो भी एक्ट, जो भी ऑफेंस करेंगे वो भी ये हो सकता है। मतलब ये कंबाइंड होगा, मतलब मेन ऑफेंस तो है ही, वहां तक पहुंचने के बीच में भी वो उस मेन ऑफेंस को कमिट करने के लिए जो भी अदर ऑफेंसेस करेंगे उनका कंबाइंड कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? क्रिमिनल एक्ट होगा। नेक्स्ट आता है सेवरल पर्संस। सेक्शन 34, क्योंकि अभी हमने बताया ये जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है। ये जॉइंट लायबिलिटी की बात कैसे करता है? एग्जाम्पल से समझते हैं। ए, बी और सी इन्होंने प्लान किया कि ये डी को मर्डर करेंगे। दे प्लान टू किल डी। इस प्लानिंग को करने के बाद ये लोग इसके घर चले गए। ए ने इसके हाथ पकड़े, सी ने डोर को बंद करके वहां खड़ा रहा ताकि कोई अंदर ना आए, और ए ने क्या किया? इसको स्टैब किया, चाकू मारा, बार बार मारा, जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक्टस रिया और मेंस रिया। अगर हम उसको याद करें और अगर आपको वो याद है तो जो स्टैब डी को किया इसने वो क्या था? मर्डर का एक्टस रियस था। तो अगर हम उस पॉइंट से चलेंगे तो मर्डर किसने किया? केवल ए ने किया। पर क्योंकि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी सेक्शन 34, बिकॉज ऑफ सेक्शन 34 हम बी और सी को भी डी के मर्डर के लिए लायबल कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कॉमन इंटेंशन, जो कि अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। सेवरल क्रिमिनल एक्ट हो गया, मेन ऑफेंस या जो भी उनका कंबाइंड कॉन्सिक्वेंस होगा वो। सेवरल माने हम किसी एक पर्सन को लायबल नहीं करते हैं, मतलब 34 के लिए हमें दो या दो से ज्यादा लोग तो चाहिए ही चाहिए। तीसरा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन होता क्या है, अब हम उस बारे में बात करेंगे। कॉमन इंटेंशन दो चीजों को इंक्लूड करता है, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड प्रायर मीटिंग्स ऑफ माइंड। कॉमन ऑब्जेक्ट समझते हैं हम क्या होता है, प्लीज कॉमन ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझना है, बिकॉज जब हम 149 करेंगे वो कॉमन ऑब्जेक्ट की ही बात करता है। कॉमन ऑब्जेक्ट अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी को लेते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर, तीनों ने डिसाइड किया दे आर गोइंग टू किल डी। तो इन तीनों का कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, डी को मारना। तो यानी कि कॉमन इंटेंशन में एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि क्या कॉमन होना चाहिए, जो इनका ऑब्जेक्ट है, डी को मारना इनका कॉमन ऑब्जेक्ट है। अब हम समझते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स को। अब हम समझते हैं प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स बात करता है मैनर की, कि अब जो ये हमने कॉमन ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है, इसको हमें इस तक हमें पहुंचना कैसे, मैनर क्या होगा, ये इसका एसेंस आप कह सकते हैं एक तरह से, कि प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स का जो एसेंस है वो ये है मैनर। मतलब अगर आपको किसी को सेक्शन 34 में लायबल करना है तो इनका जो मैनर होता है वो प्री डिसाइडेड होता है। प्री डिसाइडेड जो होता है मतलब मैं हूं, दो लोग और हैं मेरे साथ, हम तीनों ने प्लान किया कि हम श्वेता के घर जाएंगे और हम उसके यहाँ रॉबरी कमिट करेंगे। तो ये हम तीनों ने प्लान किया, ये क्या था कि रॉबरी कमिट करेंगे, मेरा हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है। पर हम कैसे करेंगे, मैंने डिसाइड किया कि मैं ये ध्यान रखूंगी कि उसके घर में कब कौन आता है, कब कौन, उसके सर्वेंट कब चले जाते हैं, वो घर में अकेले कब होती है। बाकी दो लोगों ने और कुछ डिसाइड किया। हमने जो पूरी प्लानिंग की कि हमें हमारे कॉमन ऑब्जेक्ट तक पहुंचना कैसे है, वो है हमारा प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स। किस चीज को लेके, मैनर को लेके। ये भी हमारा पहले से डिसाइड होता है। पर हाँ, ये जो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है, जो मैनर हम डिसाइड कर रहे हैं, या हमारा जो कॉमन ऑब्जेक्ट को लेके प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है, ये भी दो तरह से हो सकता है। मतलब कि थोड़ा पहले भी हो सकता है जो मीटिंग ऑफ माइंड्स है, जैसा कि हमने अभी देखा प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, और ये ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। जो ये मीटिंग ऑफ माइंड्स है, समझते हैं हम इसको भी एग्जाम्पल से। ए और बी, उनके नेबरहुड में कोई लड़की रहती थी। दे यूज टू लाइक हर, वो दोनों उसको बहुत पसंद करते थे, और बार बार वो ए जो था वो उसको अप्रोच करता था लड़की को, पर लड़की हमेशा उसको रिजेक्ट करती थी। तो उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, जो बी था, उसके साथ मिलकर प्लान किया कि वो रिवेंज लेगा उस लड़की से। क्यों? क्योंकि उसको बार बार रिजेक्शन दे रही है। ये प्लान करने के बाद वो उसके कॉलेज के बाहर गए और वहां से उन्होंने उसके निकलने का वेट किया। इन दोनों ने प्लान कर लिया कि ऐसे ऐसे रिवेंज लेंगे, सब कुछ इनका हो गया कि हम जाएंगे, विल रेप हिम और हम उससे रिवेंज लेंगे। ये सोचकर वो लोग गए, और जब उन्होंने देखा कि वो लड़की वापस आ रही है, एक खाली रास्ते में पाने के बाद उन्होंने वहां पर अपना पूरा सब कर लिया कि यहाँ पे इसको हम रेप करेंगे। वहां से एक सी बंदा आ जाता है जो उन दोनों को जानता है। वो उनसे पूछता है कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो खाली रास्ते में, यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है, ये तुम छुपा क्यों रहे हो चीजें। तब वो उसको अपने प्लान में शामिल करते हैं। वो उसको बताते हैं कि भाई हमें उस लड़की से अपना बदला लेना है, वो मुझे बार बार रिजेक्शंस दे रही है। और अब उस बंदे को भी इन्होंने इसमें शामिल कर लिया। तो जो ए और बी ने पहले सब कुछ प्लान किया वो क्या था, प्रायर था, ऑफेंस को कमिट होने से पहले था। और जो बाद में सी आ गया ऑन द स्पॉट, जब उन्होंने वो रेप करने जा रहे थे, उस लड़की को वो पकड़ चुके थे, तो ये क्या हो जाता है, ऑन द स्पॉट। इन्होंने जो अपना, इसने जो अपना हामी भरी उस चीज में, वो क्या था, ऑन द स्पॉट था। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें फर्दरेंस ऑफ।
इन फर्दरेंस ऑफ ए, बी और सी इन्होंने प्लान किया वही डी को किल करना। हम सेम एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। जब ये चलने लगे, ई रास्ते में आया और इन्होंने क्या किया, ए को रोकने, इन तीनों को रोका, समझाया कि भाई ये सब मत करो, सही नहीं है, गलत बात है, वो भी हमारा दोस्त है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें समझाई। पर बी उसमें से उसको गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, ई को मारा, हिट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये डी को मारने से रोक रहा था। ये डी को मारना चाहते थे, ई बीच में आके इन तीनों को समझा रहा था, इसको मारने से रोक रहा था, इसलिए बी ने ई को हिट किया। तो जो ये हिट करना है, क्या इसके लिए केवल बी लायबल होगा या ए और सी भी उतना ही लायबल होंगे? अब यहां पे बात आती है इन फर्दरेंस। जब बी ने डी को हिट किया, जब बी ने ई को हिट किया, तो ये जो हिट करना था ये किस लिए था, ताकि वो डी को मार सके, यानी कि अपने उस कॉमन इंटेंशन तक पहुंच सके, उसके फर्दरेंस में किया। तो ये जो दोनों की लायबिलिटी है वो भी उतनी ही होगी जितनी बी लायबल होगा। पर इसको चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं बी ने जब देखा ई को और जब ई रोक रहा था, तो ई ऑलरेडी बी का दुश्मन था पहले से ही, जो कि बात इनको भी पता नहीं है, और वो रोक भी नहीं रहा था, बस वो केवल समझा रहा था कि गुस्से में क्यों जा रहे हो, और वो रास्ते में मिला था, डी के घर पर भी नहीं मिला था। इसको चेंज करते हैं। ये जा रहे थे, डी का घर यहां था और ये रास्ते में मिला था, और बी ने देखा कि ई तो मेरा दुश्मन है और आज मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, आज मैं इसको मार दूंगा। तब बी ने ई को मारा। तब क्या ए और सी की लायबिलिटी होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन इंटेंशन डी को मारने का था और ई उसमें कुछ नहीं कर रहा था। बी की अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए उसने ई को मारा, तो इसमें ए और सी का कोई लायबिलिटी नहीं होगी। और एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। इन फर्दरेंस हमने समझा, क्रिमिनल एक्ट हमने समझा, कॉमन इंटेंशन हमने समझा। अब हम समझेंगे क्या ओवर्ट एक्ट और कोवर्ट एक्ट चाहिए होता है। पहले आप बोलेंगे कि अब ये ओवर्ट एक्ट और कोवर्ट एक्ट क्या होता है। तो ओवर्ट एक्ट वो होता है जो हमें नजर आ जाता है, विच वी कैन सी इट, और कोवर्ट एक्ट होता है जो छुपा हुआ होता है। कोवर्ट एक्ट देखिए, सिंपल सा अगर मैं बोलूं तो अगर आप प्री की बात करते हैं कि आपको प्री में क्या लगाना चाहिए, तो अगर सेक्शन 34 के लिए प्री की आप बात करेंगे कि अगर प्री में आ जाए कि सेक्शन 34 के लिए कोवर्ट चाहिए, ओवर्ट चाहिए, तो आप लगाएंगे ओवर्ट एक्ट। बट जजमेंट्स आई बहुत सारी जिन्होंने ये कहा। जजमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे, जो भी इसके लीडिंग केसेस हैं, क्योंकि आज का वीडियो केवल कंसेप्ट से रिलेटेड है। ओवर्ट एक्ट प्री के लिए अगर आप लगाएंगे तो ओवर्ट, पर अगर आपको मेंस में आंसर लिखना है तो वहां पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। काफी सारे जजमेंट्स आए जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर फिजिकल वायलेंस वाले केसेस हैं, फॉर एग्जांपल मर्डर, डकैती, रॉबरी एक्सेट्रा, जिसमें फिजिकल वायलेंस इंक्लूड है, वहां पे आपको ओवर्ट एक्ट चाहिए। पर जहां पे फिजिकल वायलेंस जरूरी नहीं है, चीटिंग हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, वहां पे आपको क्या नहीं चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस नहीं चाहिए, फिजिकल वाली चीज नहीं है, तो वहां पे कोवर्ट एक्ट भी इनफ होता है। बट फिर ऐसे भी केसेस आए जिसमें कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक बारी कॉमन इंटेंशन प्रूफ हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओवर्ट एक्ट है नहीं है, कोवर्ट एक्ट है या नहीं है, क्योंकि जो सेक्शन 34 है इट मेनली टॉक्स अबाउट कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में।
कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन। सिमिलर इंटेंशन सेक्शन 35 की बात करता है। दोनों में अगर आपको मैं बेसिक और छोटा फर्क बताऊं, सिंपल सा फर्क बताऊं, तो बस इतना है कि पर्सन तो सिमिलर इंटेंशन में भी एक से ज्यादा होते हैं और कॉमन इंटेंशन में भी एक से ज्यादा होते हैं। बेसिक फर्क ये होता है कि यहाँ पे जो सिर्फ की सिमिलर इंटेंशन होती है वो एक दूसरे को नोन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, ए भी बी को मारना चाहता है और सी भी बी को मारना चाहता है। दोनों की इंटेंशन तो बी को मारने की है, पर इनके बीच में इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। ना सी ये जानता है कि ए की इंटेंशन क्या है और ना ही ए ये जानता है सी की इंटेंशन क्या है। इसको हम बोलते हैं सिमिलर इंटेंशन। और कॉमन इंटेंशन के लिए क्या जरूरी होता है? ये जो आपका इंटेंशन है ये एक दूसरे को नोन होना चाहिए। मतलब ए और बी दोनों किसको मारना चाहते हैं? सी को। तो एक तो इनको ये नोन होना चाहिए कि ये क्या करना चाहते हैं? सी को मारना चाहते हैं। और ये किस मैनर में मारेंगे वो भी इनका एक दूसरे को नोन होना चाहिए, वो मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए। ये बेसिक फर्क होता है कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन का। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिमिलर इंटेंशन ऑफ सेवरल पर्सन्स तो वो कॉमन इंटेंशन हो जाएगी। नहीं, कॉमन इंटेंशन होने के लिए वो सिमिलर इंटेंशन एक दूसरे को नोन होनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम करेंगे रूल ऑफ एविडेंस की बात। हमने ये तो पढ़ लिया कि सेक्शन 34 जॉइंट लायबिलिटी की बात करता है, पर क्या ये सब्सटैंटिव ऑफेंस है? इसमें पनिशमेंट दी है। हमने स्टार्टिंग में ही सेक्शन 34 को बेयर एक्ट से रीड किया था। सेक्शन 34 में बेयर एक्ट में कहीं पर भी पनिशमेंट गिवन नहीं है, तो फिर फायदा क्या है इसका? एक्चुअली इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए ए बी सी डी को मारने का प्लान करते हैं। इनका कॉमन इंटेंशन है डी को किल करना, और ए ने इसके हाथ पकड़े थे, बी ने इसको शूट किया था, बी ने शूट किया था, ए ने हाथ पकड़े थे, और सी जो था वो गेट पर खड़ा था ताकि कोई आ ना सके, इनके इस एक्ट को रोक ना सके। तो अगर सेक्शन 34 नहीं होता तो क्योंकि शूट केवल बी ने किया तो चार्ज मर्डर का किस पे लगता? केवल बी पे। सेक्शन 302। अभी हम ये नहीं जा रहे हैं कि सेक्शन 302 के या मर्डर के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं या नहीं होते हैं। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं इन रिलेशन टू द एग्जाम्पल। तो ये तो शूट किया इसने, तो सीधे सीधे इस पे मर्डर का चार्ज लगता, पर ए तो बोलता मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो केवल हाथ ही पकड़ा था। और सी तो और भी आसानी से छूट जाता, बोलता मैं तो सिर्फ गेट पे ही खड़ा था। तो इस चीज को ये लोग इस चीज का फायदा ना उठाएं, इसलिए सेक्शन 34 बनाया गया। अब क्योंकि इनका कॉमन इंटेंशन था डी को किल करने का, तो जो इन पे चार्ज बनेगा वो बनेगा रेड विद सेक्शन 34। मतलब इनको भी सेम लायबिलिटी मिलेगी जो कि बी को मिलती शूट करने के लिए। ये है हमारा सेक्शन 34। इसलिए सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं कह सकते। सब्सटैंटिव ऑफेंसेस वो होते हैं जो अपने आप में पनिशेबल होते हैं, लाइक 302 हो गया, किडनैपिंग हो गया। ये क्या है? ये ऑफेंस खुद से पनिशेबल होते हैं। पर ये रूल ऑफ एविडेंस है। रूल ऑफ एविडेंस क्यों है? क्योंकि ये जो शूट बी ने किया था, जो लायबिलिटी उसकी मर्डर के लिए बन रही थी, ये ऐसा रूल बनाता है जिसकी वजह से ए और सी भी सेम चीज के लिए लायबल हो जाते हैं। हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मोस्टली हमारा सारे पॉइंट्स हमने कवर किए हैं। अगर कोई पॉइंट छूट गया है या अगर आपको लगता है कि उस बारे में बताना चाहिए था, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। फिलहाल हम लास्ट 2 मिनट्स में इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा सेक्शन 34 है क्या, हमने बेयर एक्ट से इसको रीड किया। फिर हमने इसके असेंशियल्स देख लिया। असेंशियल्स में हमने देखा कि क्रिमिनल एक्ट चाहिए, सेवरल पर्सन्स चाहिए, और ये जो भी एक्ट करते हैं वो किस में होना चाहिए? इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल होना चाहिए। इन फर्दरेंस का मतलब मैंने आपको बताया
जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है उसको अचीव करने के लिए हम जो भी करते हैं वो इन फर्दरेंस होता है। फिर हमने पढ़ा ओवर्ट एक्ट चाहिए, कोवर्ट एक्ट चाहिए। मैंने आपको बताया सिंपल सा है कि अगर आप प्री में आंसर मार्क कर रहे हैं तो ओब्वियसली ओवर्ट एक्ट करेंगे, आप उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बट जजमेंट्स बहुत सारे हैं जो मैंने बोला कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जितने भी जजमेंट्स इससे रिलेटेड हैं। तो जजमेंट्स ने बोला है कि अगर फिजिकल वाली चीज है, फिजिकल वायलेंस है तो ओवर्ट एक्ट चाहिए होगा, और अगर फिजिकल वाली चीज नहीं है तो हमें कोवर्ट एक्ट भी चलेगा। पर अगर हमारा ये आपका कॉमन इंटेंशन ही प्रूफ हो गया तब फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओवर्ट एक्ट है, कोवर्ट एक्ट है, नहीं है, डजंट मैटर। फिर अगर एक बार क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन प्रूव हो गया तो फिर हमने पढ़ा कॉमन इंटेंशन क्या होता है। तो कॉमन इंटेंशन जिसमें कॉमन ऑब्जेक्ट भी होता है और हमारा मीटिंग ऑफ माइंड्स भी होता है। और जो ये मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है ये प्रायर भी हो सकता है, ये ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन द स्पॉट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ए और बी किसी को मार रहे थे, सी उनका फ्रेंड था, वो वहां पे आया और खड़ा होके देखने लगा कि अच्छा ए और बी इसको मार रहे हैं, तो क्या यहाँ पे उसका कॉमन इंटेंशन है? नहीं। मेयर किसी को खड़े होकर देखना, चुपचाप उस चीज को नोटिस करना, देखना, मेयर नॉलेज होना कॉमन इंटेंशन नहीं होता, एक्टिव पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है। वही वो खड़े होने की जगह क्या करता, उसके हाथ पकड़ लेता अगर पीछे से, तो वो क्या दिखा था कि उसका भी इंटेंशन वही है जो वो उन दोनों का था। इतना हो गया हमारा कॉमन इंटेंशन। फिर हमने रूल ऑफ एविडेंस डिस्कस कर लिया है। रूल ऑफ एविडेंस है क्योंकि ये कोई पनिशमेंट इसमें प्रोवाइडेड नहीं है। पनिशमेंट कहां से लेता है? ये मेन वाले ऑफेंस की, मतलब अगर मर्डर है तो मर्डर की लायबिलिटी, रॉबरी किया है मिलके तो रॉबरी की लायबिलिटी, वो चीज लेता है। फ्रेंड्स एक लास्ट पॉइंट है मेरा कि हमने बोला सेवरल पर्सन्स, पर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इसको भी समझ लेते हैं हम, एक 2 मिनट का पॉइंट है ये। मान लीजिए 3 लोगों ने मिलकर कोई ऑफेंस किया था, ए बी सी। ट्रायल स्टार्ट हुआ और ट्रायल के दौरान इन 2 लोगों को या तो पुलिस पकड़ नहीं पाई, ये एब्सकॉन्ड हो गए, भाग गए, या इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं हो पाई, या कोई और वजह, तो क्या केवल ए को सेक्शन 34 के लिए लायबल कर सकते हैं? सोचिए। एक्चुअली इसमें 2 चीजें आपको नोटिस करनी होगी। जो भी 3-4 लोग मिलकर या जितने भी लोग मिलकर ये ऑफेंस कर रहे थे, अगर उनमें से टेक्निकल ग्राउंड पे छूट जाते हैं, मतलब ये प्रूफ तो हो जाता है कि एक से ज्यादा लोग ऑफेंस में इन्वॉल्व थे, उनका कॉमन इंटेंशन था, पर किसी टेक्निकल ग्राउंड की वजह से केवल एक बचता है और बाकी लोगों का या तो वो भग जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी पता नहीं चल जाती है, या उनमें से कोई ऐसा निकल आता है, इनसेन होता है या समथिंग, जो भी टेक्निकल हो, तो हम तब भी एक इंसान को, सिंगल इंसान को भी सेक्शन 34 में लाइबल कर सकते हैं। पर अगर यही मैरिट होता, कौन से ग्राउंड होते? मैरिट्स पे होता, मतलब इनको अक्विट कर दिया होता, कोर्ट ने ट्रायल किया होता और बोला होता बी और सी इसमें है ही नहीं, केवल ये काम किसका है? ए का है, तो हम फिर सेक्शन 34 इस पर नहीं लगा सकते थे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी पॉइंट ऐसा लगता है जो सेक्शन 34 में डिस्कस होना चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।